द टॉपिक इज बेल्ट फ्रिक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन देखा और फ्रिक्शन को हमने समझा कि जब भी दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो मोशन के अपोजिट एक टेंजेंशियल फोर्स जनरेट होता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। मैंने जल्दी से ये आपको बता दिया। अगर आपको और फ्रिक्शन को डिटेल में देखना है तो मेरा लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बेल्ट फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन के लिए दो सरफेसेस का होना जरूरी है। तो बेल्ट फ्रिक्शन में दो सरफेसेस क्या हो सकती हैं? पहली सरफेस बेल्ट हो सकती है, थ्रेड हो सकता है या रोप हो सकती है, और दूसरी सरफेस सिलेंडर हो सकता है, कोई भी सिलेंडर, पुली हो सकता है, आप देख रहे हैं ये है पुली, या ड्रम हो सकता है। कहने का मतलब जो दूसरी सरफेस है वो कोई भी सर्कुलर सरफेस हो सकती है। अब जब ये बेल्ट किसी ड्रम, सिलेंडर या पुली के ऊपर से चल रहा है और इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है तो ओवर द लेंथ ऑफ सरफेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। उसी फ्रिक्शन को हम बेल्ट फ्रिक्शन कहते हैं। अब लेंथ ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब, मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ कांटेक्ट? ये बेल्ट है जो इस सिलेंडर के ऊपर मैंने लपेटा हुआ है। तो लेंथ ऑफ कांटेक्ट का मतलब जहां पर ये बेल्ट इस सिलेंडर से जहां तक टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कांटेक्ट। आप देखिए मेरा थंब यहां है और मेरी ये फिंगर यहां है, ये लेंथ ऑफ कांटेक्ट पर है। और मैं यहां से अगर सिलेंडर को हटा दूं तो अब आप देखिए ये फिंगर और ये फिंगर के बीच जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड दी लेंथ ऑफ कांटेक्ट। मैं ये बात कर रहा हूं, दिस इज लेंथ ऑफ कांटेक्ट। एक बार आपको और दिखाता हूं ये। तो इस लेंथ ऑफ कांटेक्ट के बीच जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा दैट इज बेल्ट फ्रिक्शन। अब ये जो फ्रिक्शन है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो हमने लास्ट पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता था, एक बार बताता हूं आपको, एक सरफेस, दूसरी सरफेस, इस सरफेस को मैं पुश कर रहा हूं तो इनके बीच जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, हम ये मान के चलते थे और हम ऐसा मानते थे कि वो थ्रू आउट द सरफेस यूनिफॉर्म होता है। लेकिन बेल्ट फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन जो ओवर द लेंथ ऑफ कांटेक्ट है ये एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टेंशन दोनों एंड पर है, मतलब दोनों एंड का मतलब एक बार दिखाता हूं आपको। ये बेल्ट है, इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों एंड, इन दोनों एंड के बीच जो टेंशन होगा वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा और वो भी एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। तो यहां पर बेल्ट फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ टेंशन को निकालने का फॉर्मूला है। वो टेंशन एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। इसको निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला होगा, वही हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए, जो भी कुछ मैंने अभी कहा एक बार इसको थोड़ा डेफिनेशन के फॉर्म में अच्छी तरह पढ़ते हैं और आप यही डेफिनेशन बेल्ट फ्रिक्शन में अपने नोट्स में लिखेंगे। तो ये है डेफिनेशन आपके सामने। Whenever any flexible member like belt, rope or string passes over any rough circular member like pulley, cylinder or drum and there is tendency of relative motion between them, belt friction generates over the length of contact and it varies exponentially over the length of contact. Hence, tension on both sides may not be equal but have exponential relation between them. यही मैंने आपको समझाया। आइए अब इन चीजों को और बारीकी से, सपोज कीजिए मेरे पास कोई सर्कुलर मेंबर है और इसके ऊपर मैं कोई बेल्ट पहना देता हूं, बेल्ट चढ़ा देता हूं। आइए एक बार इसको देखते हैं। सपोज मेरे पास ये सर्कुलर मेंबर है। सर्कुलर मेंबर कोई भी ड्रम हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसके ऊपर मैंने एक बेल्ट पहना दिया, ये रहा वो बेल्ट। तो इसकी जो दो एंड आपको दिख रहे हैं, एक एंड ये और एक एंड ये, इन दोनों एंड में टेंशन होगी और वो टेंशन जो है वो इक्वल नहीं होगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। एक जगह टेंशन मैक्सिमम होगी और एक जगह मिनिमम होगी। आइए इसको देखते हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक सर्कुलर मेंबर है और इस सर्कुलर मेंबर पर यहां पर टेंशन T1 और ये जो बेल्ट मैंने इसके ऊपर पहनाया है ये बेल्ट है और ये टेंजेंशियली ये रहा नीचे आपके पास, दिस इज T2। और ये दोनों टेंशन मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये बराबर नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा। तो चलिए मानते हैं कि जो T1 है
वो T1 मेरे पास मैक्सिमम है और जो T2 है मैं इसको मान लेता हूं ये क्या है, ये मिनिमम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पर ध्यान से देखो तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, और इनके बीच जो ये एंगल है दिस इज डिनोटेड बाय थीटा, और थीटा को कहा जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला मैंने? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहां से लेकर फ्रॉम हेयर टू हेयर, इधर से लेकर इधर तक की जो लेंथ है उसको कहा जाता है लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं लिख देता हूं इसको एक बार, फ्रॉम हेयर टू हेयर द लेंथ इज लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब बहुत ध्यान से और अच्छी तरह देखिएगा। तो इनके बीच टेंशन 1 और टेंशन 2 के बीच एक्सपोनेंशियल रिलेशन होगा, और उस एक्सपोनेंशियल रिलेशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट विल बी T max upon T minimum, that will be equals to E mu theta. This is the formula. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, देखिए कितनी टर्म है यहां पर, 1 2 3, ये तो कांस्टेंट हो गया, एक्सपोनेंशियल 4 5 टर्म है। देखा जाए तो 4 ही टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम, टी मैक्स, टी मिनिमम, म्यू और थीटा। और बच्चा एग्जाम में जो गलती करता है वो इन 4 टर्म में ही गलती करता है। म्यू को पहचानने में गलती करता है, चलो थीटा तो खैर ठीक है पहचान लेगा, म्यू को पहचानने में अभी समझा रहा हूं, म्यू का मतलब कौन सा टेंशन मैक्सिमम होगा, कौन सा टेंशन मिनिमम होगा, इसको पहचानने में गलती करता है। मैं यहां पर लिख देता हूं T1 T2 लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। अच्छा, बहुत सी बुक्स में T2 को मैक्सिमम कहा जाता है, T1 को मिनिमम कहा जाता है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो लेके चल रहा हूं वो T1 को मैक्सिमम लेकर चल रहा हूं और T2 को क्या लेकर चल रहा हूं, मिनिमम लेकर चल रहा हूं। अब म्यू यहां पर कौन सा होगा, तो देखो हियर म्यू विल बी इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए अब मैं आपसे ये कह रहा हूं म्यू एस होगा किसके केस में, बेल्ट ड्राइव के केस में। म्यू एस होगा किसके केस में, बेल्ट ड्राइव के केस में, और म्यू के जो होगा वो होगा ब्रेक ड्राइव के केस में। ब्रेक ड्राइव बोल सकते हैं या बैंड ब्रेक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सर क्यों म्यू एस होगा बेल्ट के केस में, क्यों म्यू के होगा ब्रेक ड्राइव के केस में? आप बहुत अच्छी तरह देखिए और चीज को समझिए। बेल्ट जब आपने बेल्ट किसी सर्कुलर बॉडी के ऊपर पहना है, जैसे सिलेंडर के ऊपर या पुली के ऊपर, तो इनके बीच जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ऐसा। हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि इन दोनों बॉडी के बीच कोई भी स्लिपिंग ना हो। अगर स्लिपिंग होगी तो क्या होगा, पावर लॉस होगा। हम यही चाहेंगे ना। तो ये चलेंगे भी कैसे, बिल्कुल जुड़कर ऐसे चलेंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ब्रेक ड्राइव के केस में लगेगा। आइए इसको एक बार जरा बहुत अच्छे से बारीकी से समझते हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा कि बेल्ट के केस में जो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, और ब्रेक ड्राइव के केस में जो म्यू होगा वो म्यू के, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। आइए इसको बारीकी से अच्छे से समझते हैं कि म्यू एस बेल्ट के केस में क्यों होगा और ब्रेक ड्राइव के केस में म्यू के क्यों होगा। मेरे पास ये पुली है और इस पुली के ऊपर मैंने एक एंड पर मैंने वेट लटका दिया और एक एंड से मैं इसको पुल कर रहा हूं और पुश कर रहा हूं। लूज करता हूं, टाइट करता हूं और लूज करता हूं। तो आप इसको अच्छी तरह देखो और समझो कि ये जो रोप है और जो पुली है ये दोनों एक साथ मोशन में है, मतलब इनके बीच कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। कोई भी, क्या बोला मैंने, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो रोप है और जो वो पुली है वो कैसे चल रही है, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए कैसे चल रही है। और इस केस में मैंने बेल्ट ड्राइव है, ये बेल्ट ड्राइव, और इस केस में मैंने क्या बोला, जो म्यू होगा वो म्यू एस होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा।
सोचिए ये कैसे चल रहे थे, ये कुछ ऐसे चल रहे थे, ऐसे, ये दोनों साथ, मतलब बेल्ट और पुली ये दोनों साथ चल रहे थे। इसका मतलब फ्रिक्शन यहां पर जो प्रोड्यूस हो रहा था वो उस केस में हो रहा था जब दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो दोनों बॉडी हैं वो उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर जो म्यू लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, वो म्यू एस लिया जाएगा। अब आप सोचो कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है। मैंने आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन में समझाया था कि हमने किसी बॉडी पे पुश करा, फोर्स लगाया, एक पोजीशन पर जब तक हम फोर्स लगा रहे हैं वो बॉडी रुकी हुई है और जस्ट वो अब चलने वाली है, तो उस टाइम जो था वो म्यू एस था। अब जब बॉडी चल दी, मतलब जब बॉडी मोशन में आ गई, तो अब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो नीचे वाली सरफेस फ्रिक्शन लगा रही होगी, ऊपर बॉडी रखी हुई है, मैंने इसको पुश करा तो नीचे वाली सरफेस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। इसका मतलब जब बॉडी मोशन में है और अब कोई सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो उसके साथ कांटेक्ट में है, वो उस मोशन का अपोज कर रही है, तो यहां पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो ब्रेक के केस में अब आप सोचिए क्या होता है। जैसे आपकी साइकिल है, आपका व्हील है, व्हील चल रहा है और मैं इसके ऊपर ब्रेक लगाता हूं, इसका मतलब मोशन में है और अब मैं ब्रेक लगा रहा हूं, तो इस ब्रेक, जो ब्रेक शू है और जो आपका व्हील है, उनके बीच फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि बेल्ट के केस में हम म्यू कौन सा लेंगे, म्यू एस लेंगे, और ब्रेक ड्राइव के केस में, ब्रेक के केस में हम म्यू कौन सा लेंगे, म्यू के लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको अब अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि म्यू एस और म्यू के किसके केस में होंगे और ये क्यों डिफरेंस होगा। नाउ व्हाट इज थीटा हेयर, यहां पर थीटा क्या लिया जाएगा, थीटा है मेरे बच्चे यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, और इसको कभी कभार क्वेश्चन में लैप एंगल भी कहा जाता है, लैप एंगल भी कहा जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इसको हम काय में लेंगे, इसको हम लेंगे रेडियंस में। रेडियंस मतलब अगर 90 है तो π/2, अगर 180 है तो पाई। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं यहां से हट रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए, कोई चीज आपको एक्सपेरिमेंटली समझाने जा रहा हूं, कोशिश करिए मैंने यहां पर, और जहां पर भी आपको समझ में ना आए आप प्लीज वीडियो को पॉज करिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने यहां पर दो पुली है और इस पुली के ऊपर मैंने एक रोप को वाउंड कर दिया है, लपेट दिया है। अब जब मैं इस वाले एंड को अगर घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, तो ये जो रोप, ये वाला एंड जो देख रहे हो, ये अभी आपको लूज दिख रहा है और ये नीचे वाला इससे ज्यादा लूज दिख रहा है, मतलब ये वाला ज्यादा लूज दिख रहा है, ये भी लूज दिख रहा है। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो पहला सवाल आपसे ये है, वो ये कि ऊपर वाला एंड पहले टाइट होगा या नीचे वाला एंड पहले टाइट होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैंने पूछा ये वाला एंड पहले टाइट होगा या ये वाला, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, ये एक साइड ये है साइड नंबर 1 और ये नीचे साइड नंबर 2 है। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं तो देखो, ऊपर वाला एंड पहले जब तक पूरी तरह टाइट नहीं हो जाएगा, नीचे वाला एंड टाइट नहीं होगा। देखिए नीचे वाला एंड अब आपको टाइट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और जब ये घूमना शुरू करेगा तो अब ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है यहां से यहां, तो दिस इज बेल्ट ड्राइव। तो बेल्ट ड्राइव की मदद से हम एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, और जो मैं यहां घुमा रहा था ये हमारा एक्सटर्नल एनर्जी वाला एंड था, मतलब ये वो एंड था जहां पर हमने एक्सटर्नली इसको एनर्जी दी है, हमने इसको यहां पर पावर सप्लाई करा है। तो इसकी मदद से, इस बेल्ट की मदद से इस शाफ्ट में भी पावर सप्लाई हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो कि अभी आपने देखी, जब मैंने इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाला एंड कौन सा होगा, टाइट एंड होगा, और ये वाला एंड कौन सा होगा, लूज एंड होगा। ये बहुत
हल्का सा आपको दिखाई देगा जब आप, जैसे अगर आपने आटा चक्की देखी है, नहीं देखी हो तो आज जाकर जरूर देखिएगा, उसके एक एंड पर पावर सप्लाई रहता है, बेल्ट चढ़ा रहता है, आप नीचे वाला एंड देखेंगे वो स्लैक रहता है, वो लूज रहता है, स्लैक साइड रहता है, ऊपर वाला एंड जो रहता है वो टाइट रहता है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता तो ये वाला एंड जो है वो स्लैक एंड हो जाता, लूज वाला एंड, और ये वाला एंड टाइट एंड हो जाता। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम बेल्ट ड्राइव की बात करें, बेल्ट ड्राइव क्या करता है? बेल्ट ड्राइव पावर को सप्लाई करता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। आइए जो मैंने अभी आपको समझाया था उसको एक बार देखते हैं। यहां पर सपोज कीजिए एक शाफ्ट ये है, दूसरा शाफ्ट ये है, मैं इसको सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं यहां पर, और तो ये भी इस डायरेक्शन में यहां पर घूमेगा। शुरुआत में अगर हम देखें तो जो बेल्ट है वो कुछ ऐसा लूज यहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा। फिर उसके बाद जब मैंने इसको घुमाना, रोटेट करना शुरू करा, तो अब होगा क्या? देखिए जब ये रोटेट हो रहा है ऐसे, तो ये इस बेल्ट को इधर की तरफ धकेलेगा, इधर की तरफ। ये जो पुली है ये बेल्ट को इधर की तरफ, इसका मतलब ये वाला एंड क्या होगा? टाइट। और नीचे क्या कर रहा है? ये लूज कर रहा है, लूज कर रहा है। तो नीचे वाला एंड क्या हो जाएगा? स्लैक एंड। और ऊपर वाला एंड कौन सा हो जाएगा? टाइट एंड। कैसा होगा ये? फाइनली ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यही मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंटली समझाया था। तो मैं यहां पावर सप्लाई कर रहा हूं, एक्सटर्नल पावर हम यहां पर दे रहे हैं। तो ये जो है ये कहलाता है ड्राइवर, और ये जो है ये कहलाएगा ड्राइवन। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो यहां जो टेंशन होगा, देखिए दिस इज T1, T1। अब आप सोच लीजिए कैसे, ये यूं घूम रहा है, ये इसको इधर धकेल रहा है, गॉट इट? ये यूं जा रहा है, ये फिर नीचे आया, इसको लूज कर रहा है यहां पर। ये जो आ गया आपका, दिस इज T2, दिस इज T2। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप सभी बच्चों को अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। हम इसको कुछ भी ले सकते हैं, सपोज करिए ये टाउ और ये ओमेगा। आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब हम देखेंगे इसके फ्री बॉडी डायग्राम। हम इसको क्या करेंगे? बीच से कट करेंगे, और कट करने के बाद इसको ऐसा रोटेट कर देंगे, इसको कट करेंगे, कट करने के बाद यहां लाकर ऐसे रोटेट कर देंगे। बस अभी करने जा रहे हैं। मैं यहां हट गया हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बेल्ट ड्राइव के लिए एफबीडी बनाते हैं। तो अभी अभी हमने देखा ये है हमारी ड्राइवर पुली, ये है ड्रिवन, यहां पर हमने टॉर्क अप्लाई करा टाउ, यहां पर ओमेगा। और इस पुली से अब हम बेल्ट को अलग कर देते हैं। तो बेल्ट हमारा ये रहा, अब समझिएगा। देखिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेल्ट ड्राइव के लिए। ये कंसेप्ट पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छी तरह देखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर टॉर्क अप्लाई करा हमने, तो हम इसको इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घुमा रहे हैं। तो ये सरफेस जो है पुली की, ये वाली जो सरफेस है ये नीचे जा रही है, तो इस सरफेस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा, अपोजिट, एंड इक्वल एंड अपोजिट विल एक्ट ऑन बेल्ट, और बेल्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स यहां पर ये लगेगा। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स फिर से देख लीजिए, मैं पुली को इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, और हाँ ध्यान रखिए हमने इसको अलग करा है, एफबीडी बनाया है हमने, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। ये है कैसा? ये चिपका हुआ है, इस पुली के ऊपर बेल्ट चढ़ा हुआ है, चिपका हुआ है, जब भी तो फ्रिक्शन हो रहा है ना। तो ये सरफेस ड्राइवर की वजह से ये सरफेस नीचे जा रही है, ये सरफेस नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एंड इक्वल एंड अपोजिट विल एक्ट ऑन बेल्ट, एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स विल पुल द बेल्ट इन दिस डायरेक्शन, दिस फ्रिक्शन फोर्स will pull the belt in this direction,
in this direction, in this direction. So what will happen here? तो इधर क्या होगा, ड्राइवन एंड पे ये ड्राइवर है, ये ड्राइवन है, ये ड्राइवन एंड पर इधर क्या होगा, यहां पर जो बेल्ट है वो पहले मूव करेगा, मतलब बेल्ट पहले आगे की तरफ जाएगा। तो बेल्ट की जो सरफेस है वो अगर पहले आगे जा रही है तो इस सरफेस पे जो यहां बेल्ट की सरफेस, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर लगेगा, एंड इक्वल एंड अपोजिट विल एक्ट ऑन पुली, and this friction force will rotate this pulley, this driven end। आराम से देखिए, अच्छी तरह देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड करिए और फिर से समझिए। मैं जानता हूं यहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप विश्वास कीजिए जब आप इसको पॉज कर कर दोबारा रिवाइंड कर कर देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर से। मैंने टॉर्क अप्लाई करा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो फ्रिक्शन होगा इस सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इक्वल एंड अपोजिट होगा बेल्ट के ऊपर। तो बेल्ट के ऊपर ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो दिस फ्रिक्शन फोर्स विल ट्राई टू पुल द बेल्ट इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पर ड्राइवन एंड पे क्या होगा, ड्राइवन एंड पे पहले बेल्ट मूव करेगा, तो बेल्ट यू मूव कर रहा है, तो बेल्ट के ऊपर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, equal and opposite on the pulley, and this friction force will rotate the pulley। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए, ये कौन सा एंड है, ड्राइवर, ये कौन सा है, ड्राइवन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये दिस इज T1, मोर टेंशन T1, दिस इज लूज वाला एंड T2, दिस इज T2। अब सपोज कीजिए मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, मैंने इसको यहां से कट कर दिया और कट करने के बाद इसको उठाकर यहां पर ऐसा कर दिया। देखिए फिर से देखिए, इसको उठाया और ऐसा कर दिया, तो देखिए ये है आपकी पुली, टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सोचो ये कौन सा एंड है और ये कौन सा एंड है। ये जब मैंने उठाकर इसको यूं कर दिया तो T1 इधर चला गया राइट हैंड साइड और T2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया T2 और ये हो गया क्या, दिस इज T1। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। अब ठीक इसको उठाया, इसको ये काटा बीच से, इसको उठाया और उठा के यूं रोटेट कर दिया, तो यहां ध्यान से देखो, ओमेगा in same direction, that means anti-clockwise direction, but अब क्या T1 और T2 रिप्लेस हो चुके हैं, this is T1 and this is T2, this is rotating in this direction, so this is the maximum tension। ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो मैक्सिमम टेंशन यहां पर होगा। ये क्या है, ड्राइवन, ये क्या है, ड्राइवर। और याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छी तरह देखिए, मैं हट गया हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स में ये आप आराम से लिख सकते हैं। हमने एफबीडी बनाया है अभी, एफबीडी। तो चलिए अब बात कर रहे हैं पावर एंड टॉर्क ट्रांसमिटेड। पावर एंड टॉर्क ट्रांसमिटेड, if there is no slipping between belt and pulley, then total power given to driver shaft will be completely transmitted to driven shaft। हम ये मान के चलते हैं कि बेल्ट और पुली के बीच कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो जितना पावर हम ड्राइवर शाफ्ट को पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल पावर ट्रांसमिट हो जाता है ड्राइवन शाफ्ट पर। गॉट इट। आइए कुछ चीजों को समझे। सपोज कीजिए मेरे पास यहां पर ये एक पुली है और इस पुली के ऊपर ये बेल्ट है और ये है मेरा T1 एंड दिस इज व्हाट, T2, और दिस इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड यहां से लेकर यहां तक का जो रेडियस है इसको मैंने R मान लिया। तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी पॉइंट पर जो मेरी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, R इंटू ओमेगा। रिमेंबर दिस, गॉट इट।
अच्छा, एक बात अब आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कि अगर अगर ये T1 है, ये T2 है और ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये कौन सा एंड होगा, ये पुली कौन सी होगी, ड्राइवर या ड्राइवन, ड्राइवर या ड्राइवन? याद कीजिए, अभी समझाया था मैंने आपको, कट करा था, बीच से कट करा था, FBD बनाया था जब हमने। तो सोचिए, जवाब दीजिए। एक्चुअली ये T1 है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, टेंशन विल बी मोर हेयर, ये है आपका ड्रिवन। गॉट इट? नाउ अब बात करते हैं हम पावर की। पावर, पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P विल बी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन। और वर्क डन W को हम क्या लिख सकते हैं? क्या W को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं? और ये T अपॉन में नीचे यहां पर ये आ गया। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी होता है? तो F इंटू वी लिख सकते हैं। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ये R ओमेगा, दैट मीन्स F इंटू आर ओमेगा। और F इंटू आर क्या होता है? F इंटू आर जो होता है वो होता है टॉर्क। मैं यहां पर लिख देता हूं, F इंटू आर क्या हो गया? सिर्फ F इंटू आर करें तो ये हो गया टॉर्क, टॉर्क इंटू ओमेगा। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये है टाउ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 2 पाई n बाय 60। तो ये फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी फॉर्मूला पावर का इस्तेमाल हो सकता है। मैंने बिल्कुल ब्रेक कर कर बताया, पावर विल बी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू, ये देखा आपने यहां पर, आर ओमेगा, आर ओमेगा, फोर्स इंटू आर, फोर्स इंटू रेडियस, दैट विल बी इक्वल्स टू टाउ, दैट विल बी इक्वल्स टू टॉर्क, टॉर्क इंटू ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल्स 2 पाई n बाय 60। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पावर को अब और कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, पावर विल बी इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये लिखा है मैंने, ये फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब यहां पर फोर्स कौन सा है? नेट फोर्स। फोर्स कौन सा मेरे बच्चे? मैं लिख देता हूं F नेट, F नेट, नेट फोर्स इंटू वेलोसिटी। नेट फोर्स मतलब T1 माइनस T2, T1 ज्यादा है ना, T1 बड़ा है, T1 माइनस T2, इसका मतलब नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इन फॉर्मूलों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आइए अब बात करते हैं, ये तो हमारी कहानी खत्म हो गई किसकी? पावर की। आइए अब टॉर्क के बारे में बात करें। टॉर्क, टाउ। टॉर्क, टॉर्क ये जो यहां पर ये सेंटर में लग रहा है, इसको मैंने C कह दिया। क्या है? कुछ नहीं है, टोटल मूवमेंट, टोटल मूवमेंट, नेट मूवमेंट जो सेंटर पे लग रहा है, दैट इज टॉर्क। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज T1, ये है T1 फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से क्या हो गया? रेडियस हो गया। रेडियस मतलब मैं यहां क्या बोल रहा हूं? टोटल मूवमेंट, नेट मूवमेंट सेंटर पे जो लग रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए T1 फोर्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये ले लिया हमने पॉजिटिव, तो T1 इंटू आर, कौन सा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब देखिए T2, T2, T2 ये ऐसे इसको घुमाएगा किस डायरेक्शन में? समझ रहे हो ना आप? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। T2 फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया माइनस का साइन यहां पर। देखिए फिर से देखिए, ये T2 इसको कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। रेड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस T2 इंटू आर विल बी इक्वल टू मूवमेंट। मूवमेंट का फॉर्मूला मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, शुरुआत के लेक्चर में बता चुका हूं, मूवमेंट में आपको समझा चुका हूं वहां पर। तो ये हो गया माइनस T2 इंटू आर।
तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, T1 माइनस T2 इंटू आर। इन फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ये जो सारे फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इन पर बेस्ड बेहतरीन क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। एक बार इसको अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर। वो क्या, इसको देख लीजिए। देखिए, अगर हम बेल्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क कौन सा होगा, वो कहलाएगा ड्राइविंग टॉर्क। अगर बेल्ट ड्राइव, और अगर ब्रेक ड्राइव की बात कर रहे हैं तो वो कहलाएगा ब्रेकिंग टॉर्क। ब्रेकिंग टॉर्क को मैं ऐसे लिख देता हूं टाउ बी, और इसको लिख देता हूं मैं टाउ डी। ध्यान रखिएगा, जब बेल्ट ड्राइव की बात करेंगे तो ड्राइविंग टॉर्क होगा, जब ब्रेकिंग की बात करेंगे तो वो ब्रेकिंग टॉर्क होगा। चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक बार पढ़ लीजिए। फाइंड पी मैक्स एंड पी मिनिमम टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक इन रेस्ट। String is wrapped over the cylinder by 3.5 turns and mu is 0.1। एक बार फिगर देख लेते हैं। फिगर ये रहा, आप इसको समझ लीजिए एक बार अच्छी तरह देखिए। ओके, मैं 3.5 टर्न्स का मतलब आपको एक बार समझाने जा रहा हूं। व्हाट डज इट मीन्स? सपोज कीजिए ये मेरे पास शाफ्ट है, शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन बना दिया है मैंने। ये मेरे पास शाफ्ट है और ये सेंटर लाइन बना दी। देखिए, ये स्ट्रिंग लपेट रहा हूं, ये हो गया 1 टर्न, फिर ये हो गया 2 टर्न, फिर ये हो गया 3 टर्न, फिर उसके बाद ये हाफ, और ये नीचे क्या आ गया, ब्लॉक आ गया आपका जिस पे W है, और यहां पर आपका शुरुआत में दिस इज P। तो वो बोल रहा है P की मिनिमम वैल्यू बताइए एंड P की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। P की मिनिमम एंड P की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मींस P मिनिमम एंड P मैक्सिमम? आइए इसको अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, P मिनिमम और P मैक्सिमम का क्या मतलब। देखिए, एक पोजीशन ये जब मैंने इसको होल्ड करके रखा है, अब देखिए नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इसका मतलब एक वैल्यू ये होगी मिनिमम जब ये जस्ट ये नीचे जाने वाला है, जस्ट नीचे, और एक वैल्यू होगी मैक्सिमम जब मैं इसको जस्ट ये ऊपर पुल होने वाला है, जस्ट। P मिनिमम, P मैक्सिमम। देखिए, एक तो मैंने ये होल्ड करके रख दिया। अब एक पोजीशन क्या होगी जब जस्ट ये नीचे जाने वाला है, जस्ट ये जो मेरा रेड वाला आप वेट देख रहे हो, ये रेड वाला वेट जस्ट नीचे जाने वाला है, दिस इज P मिनिमम वैल्यू। और जस्ट मैं इसको ऊपर, ये रुक नहीं रहा है, घबराइएगा नहीं, जस्ट मैं इसको ऊपर खींच रहा हूं, जस्ट ऊपर खींच रहा हूं, ये P की मैक्सिमम वैल्यू। प्लीज समझिए, P मिनिमम, P मैक्सिमम, P मिनिमम, P मैक्सिमम, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूं P मिनिमम एंड P मैक्सिमम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब यहां पर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें, मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कितना होगा, यहां पर कितने टर्न हुए हैं, टोटल 3.5 टर्न हुए, 3 1/2। 1 टर्न का क्या मतलब, एक टर्न का क्या मतलब, एक टर्न का मतलब 360 डिग्री, और इसको रेडियंस में अगर मैं लिखूं तो कितना होगा, ये 2 पाई। तो एक टर्न का मतलब 2 पाई, तो 3 टर्न का मतलब 6 पाई, और हाफ का मतलब 1, तो टोटल कितना हो गया, 7 पाई। तो ध्यान रखिएगा, मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, थीटा की वैल्यू 7 पाई है, और म्यू आपको दिया हुआ है 0.1। इस चीज को आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो मैं अभी आपको समझा चुका हूं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं ना। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करें, यहां पर आप अगर ये स्ट्रिंग का केस है तो टेंशन बना दीजिए। आप टेंशन में मत रहिए, टेंशन बना दीजिए। यहां पर टेंशन इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट।
अब इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह देखिएगा। अगर मैं P की मिनिमम वैल्यू के लिए इसको सॉल्व कर रहा हूं, मिनिमम फॉर P मिनिमम, P मिनिमम मतलब ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये क्या होगा, दिस इज T2 और ये क्या हो जाएगा, दिस इज T1। तो T2 विल बी इक्वल्स टू P, T2 will be equals to P minimum and T1 will be equals to W, that will be equals to 100 Newton। हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, therefore we know the formula is T1 by T2 will be equals to W, T1 W हो गया by T2 P minimum हो गया, minimum that will be equals to E mu थीटा, और इसको अगर सॉल्व करें तो W अपॉन P मिनिमम विल बी इक्वल्स टू E म्यू 0.1 इंटू 7 पाई। इसका मतलब W की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 100 न्यूटन। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आंसर, P मिनिमम का आंसर हो गया मेरे पास W, ये P उधर लाओ, ये इधर, इसका मतलब ये हो गया 100 अपॉन E टू द पावर 7 पाई इंटू 0.1। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो इसलिए हमने इसको सिर्फ और सिर्फ यहां तक किया। आप चाहें तो आप बिल्कुल इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहीं तक आप आंसर रखिए आपके एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11.09 न्यूटन ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ये P मिनिमम के लिए सॉल्व कर लिया हमने, आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब P मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, अब मैं बात करता हूं P मैक्सिमम की, तो P मैक्सिमम की वही टेंशन इक्वल एंड अपोजिट इन बोथ द सरफेसेस। तो अब क्या हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, अब ये होगा T1 और ये क्या हो जाएगा T2। तो फॉर P मैक्स, मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही है, T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट। अब T1 क्या हो गया हमारा, T1 विल बी इक्वल्स टू P मैक्स, P मैक्स। इसका मतलब P मैक्स अपॉन W विल बी इक्वल्स टू E म्यू थीटा। वैल्यूज को रख दीजिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, P मैक्स विल बी इक्वल्स टू W मतलब 100 इंटू E टू द पावर 0.1 इंटू 7 पाई। ये रहा हमारा P मैक्स का आंसर। और अगर आपको यहीं तक आंसर रखना है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो P मैक्स का वैल्यू आपको आ जाएगा 901.7 न्यूटन। लेकिन आपको इसको यहीं तक रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में ABCD ऑप्शन देकर आपको पूछ सकता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पूरे मैकेनिक्स में जितना भी अभी तक पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।